हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, देखिए पहले भी आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। कंकाल तंत्र, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। यानी हमारी जो बॉडी है वो ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है, तंत्रों का समूह है हमारा शरीर। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है, और भी बहुत सारे तंत्रों के बाद फिलहाल हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र वो सिस्टम है बॉडी का जो शरीर का आंतरिक ढांचा बनाता है, शरीर का जो इंटरनल फ्रेमवर्क है वो तैयार करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारे जो कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा ब्रेन है, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स भी हैं और सॉफ्ट ऑर्गन्स भी, यानी ये कमज़ोर भी हैं और साथ ही साथ ये शरीर के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो इनकी सुरक्षा का कार्य भी कंकाल तंत्र करता है। तो एक तरीके से डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है बॉडी का ऐसा सिस्टम जो बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार करता है, शरीर का आंतरिक ढांचा बनाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ, शक्ति प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, कंकाल तंत्र की उत्पत्ति की अगर बात की जाए, ओरिजिन, हमारी बॉडी में जब एम्ब्रियोनल स्टेज होती है, यानी जब भ्रूणीय अवस्था होती है, उस समय बॉडी में 3 लेयर्स बनती है जिनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सबसे बाहरी भार एक्टोडर्म होता है, बीच में मीजोडर्म होता है और सबसे अंत में एंडोडर्म होता है। तो कंकाल तंत्र का जो ओरिजिन है, कंकाल तंत्र का जो निर्माण है वो मीजोडर्म करता है। मीजोडर्म का मतलब मध्य जनन स्तर, जो मिडिल लेयर है वो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? धीरे धीरे फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, कंकाल जो तंत्र है इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक कंकाल तंत्र का वो हिस्सा है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो स्किन के अंदर पाया जाता है, और दूसरा जो वो पार्ट है जो बाहर से विजिबल होता है, जो बाहर से दिखाई देता है। तो इन दोनों बेसिस पर हम कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका एंडोस्केलेटन, दूसरा है आपका एक्सोस्केलेटन। आपको बोर्ड पर स्लाइड दिख रही होगी, वहाँ पर आपको क्लियरली सब चीज़ दिख रही होगी। एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, अस्थि और उपास्थि। क्लियर? अस्थियों को आप हड्डियां भी कह सकते हैं। तो अंतः कंकाल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बाह्य कंकाल के बारे में समझते हैं। हमारी बॉडी में स्किन के बाहर भी कंकाल तंत्र का कुछ भाग पाया जाता है। बाह्य कंकाल को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? देखिए, पक्षियों की जो चोंच है जिसको हम बीक कहते हैं, और पक्षियों के जो पंख हैं वो बाह्य कंकाल का हिस्सा है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, यानी जो मवेशियां हैं, उनके खुर, खुर किनको बोलते हैं? हूफ्स। यानी कि जैसे हमारे नाखून होते हैं, ऐसे पशुओं में क्या पाए जाते हैं? खुर पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। पशुओं में सींग होते हैं जिनको हॉर्न्स आप कहते हो। हमारी बॉडी पर नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं। और मछलियों की त्वचा जो होती है, मछलियों की जो स्किन है, उसके ऊपर पाए जाते हैं शल्क, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केल्स। ये सब बाह्य कंकाल में आते हैं। क्लियर? क्या क्या? दोबारा से रिपीट करेंगे। पक्षियों के पंख और चोंच, बीक एंड फेदर्स, और पशुओं के खुर, बाल और सींग, हूप्स, हेयर्स और हॉर्न्स, और हमारे नाखून। क्लियर? और मछलियों के स्केल्स। ये सब चीज़ें केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। केराटिन प्रोटीन इन सब में पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट जो होते हैं, कीट किस फैमिली में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा, कीट जो होते हैं वो एनिमल्स की कौन से ग्रुप में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा, जो कि संसार का सबसे बड़ा जंतु समूह ऑर्थ्रोपोडा है। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं, सबसे ज़्यादा प्रजातियां इस वर्ल्ड में किन की पाई जाती है? इंसेक्ट्स की पाई जाती है। क्लियर? कीटों का जो कवच है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये भी बाह्य कंकाल का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल में अस्थियां, बोन्स और उपास्थियां, कार्टिलेजेस आते हैं। और बाह्य कंकाल में जो सारी चीज़ें हमने देखी है, जो आप स्लाइड में देख रहे हो, ये सारी चीज़ें बाह्य कंकाल में इंक्लूड हैं। क्लियर? तो हमारा फोकस पूरी तरह रहेगा अंतः कंकाल पर। हम बात करने वाले हैं अब किसको लेकर? बोलिए, अंतः कंकाल को लेकर। देखिए, अंतः कंकाल की एक डिफरेंट अलग से स्लाइड आपको पूरी मिलेगी। अंतः कंकाल यानी कि पूरी हड्डियाँ। देखिए, आपको सबको पता है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब फीटस कंडीशन में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हमारे अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300।
और ये छोटी छोटी अस्थियाँ होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ बोन्स फ्यूज़ हो जाती है आपस में, और फ्यूज़ होने की वजह से बोन्स का जो नंबर है वो रेगुलर कम होता जाता है। और जब हम एडल्ट कंडीशन में पहुंचते हैं, वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं, तब अस्थियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, 206। यानी कि जो भ्रूणीय अवस्था है, फीटस की जो कंडीशन है वहाँ से लेकर और एडल्ट स्टेज आने तक बोन्स का नंबर 300 से लेकर कहाँ तक आ जाता है, 206 तक। ठीक है, 206 के बाद बोन्स का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसके बाद नहीं घटता। क्लियर हुआ भाई? अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि जो आपका एंडोस्केलेटन है इसको दो भागों में हमने बांटा है। सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। दोस्तों अक्ष किसको बोलते हैं? अक्ष का मतलब जो बॉडी का मेन एक्सिस है, तो बॉडी का जो मेन एक्सिस है उसको हम एक्सियल स्केलेटन में, अक्षीय कंकाल में इंक्लूड करते हैं। और अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? देखिए, मुख्य अक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, मेन एक्सिस। तो सबसे पहले बताइए आपकी स्कल, खोपड़ी देख रहे होगे आप डायग्राम में, सबसे पहले खोपड़ी, स्कल। क्लियर? उसके बाद आपकी जो चेस्ट बोन है, सीने की अस्थि, जहाँ पर आपकी पसलियाँ जॉइंट होती है, आपकी रिब्स जॉइंट हो रखी होती है, सीने की अस्थि, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्लियर? स्टर्नम इंक्लूड है इसके अंदर। आपकी 12 जोड़ी 12 पेयर जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो भी इंक्लूड हैं। और साथ में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकदंड, वर्टिबल कॉलम, वो भी इंक्लूड है। मतलब अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? अक्षीय कंकाल में आपकी स्कल, खोपड़ी, इसके बाद आपकी चेस्ट बोन, स्टर्नम, उसके बाद आपकी पसलियाँ 12 जोड़ी यानी टोटल 24, उसके बाद वर्टिबल कॉलम। रीढ़ की हड्डी की अगर आप बात करोगे तो बच्चे में रीढ़ की हड्डी में 33 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती है। यानी वर्टिब्रल जो कॉलम है वो अपने आप में कोई अस्थि नहीं है, वो एक ग्रुप है। बच्चे के अंदर 33 बोन्स का और एडल्ट के अंदर 26 बोन्स का। तो आप अगर टोटल एडल्ट के अंदर काउंट करोगे तो आप देखोगे कि एक्सियल जो स्केलेटन है, अक्षीय जो कंकाल है, इसके अंदर कितनी बोन्स है? देखिए 29 आपके स्कल में है। क्लियर? ये नंबर आपको याद रखना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। स्कल में कितना? 29। आप देख रहे होगे कि स्कल में मैंने 29 भी लिखा है, नीचे 22 भी लिखा है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कि 29 और 22 दोनों किस तरीके से आंकड़े आए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा करेक्ट किसको मानना है? 29 को। तो स्कल में यानी खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ हैं? 29। 29 में चेस्ट बोन को इंक्लूड किया, एक हो गए 30। 30 में हमने 24 रिब्स को ऐड किया, तो 30 और 24 कितने हो गए? 54। 54 में एडल्ट में रीढ़ की जो हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें 26 बोन्स हैं। तो 44 में 26 को ऐड किया, बताइए कितनी कितनी हड्डियाँ हो गई? 80। तो अक्षीय कंकाल जो है हमारा, उसमें कितनी बोन्स है बताइए? 80 बोन्स हैं, 80 अस्थियाँ हैं। अब अक्षीय कंकाल के बाद अब आप देखिए बच क्या गया। आप पूरी बॉडी में देखिए, आपकी स्कल हो चुकी है, स्टर्नम हो चुका, जो चेस्ट बोन है, आपकी रिब्स हो चुकी और वर्टिब्रल कॉलम हो चुका। अब बच गए हाथ और पैर। तो हाथ पैर, अच्छा हाथ पैर, हाथों को बोलते हैं हम अग्रपाद, फोरलिम्ब, और पैरों को बोलते हैं पश्चपाद। हाथ पैर ये दो चीज़ें आएंगी। इसके अलावा हाथ और पैर जब एक्सियल स्केलेटन में, अक्षीय कंकाल में जुड़ेंगे तो इनको जोड़ने के लिए भी कुछ हड्डियों की, कुछ बोन्स की ज़रूरत होती है। उन बोन्स को हम गर्डल्स, मेखलाओं के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो यानी मेखलाएं कैसी बोन्स हैं? मेखलाएं वो बोन्स हैं जो एक्सियल स्केलेटन को, अक्षीय कंकाल को अपेंडिकुलर स्केलेटन से, उपांगीय अनुबंधी कंकाल से क्या करती हैं? जोड़ती हैं। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है इसमें टोटल 126 अस्थियाँ, 126 बोन्स हैं, जिनमें आपके दो हाथ हैं, फोरलिम्ब आपके दो हैं, और आपके हिंडलिम्ब दो हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। इन सब के अंदर 30 बोन्स हैं। तो आपके दो हाथ दो पैर, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हो गई। इनके अंदर जब आप 30 के हिसाब से आप काउंट करोगे तो 120 बोन्स आपकी इनके अंदर हैं। और इनको जब एक्सियल स्केलेटन में ज्वाइंट करना है, हमें अक्षीय कंकाल में ज्वाइंट करना है, तो 6 बोन्स यहाँ पर मेखलाओं के रूप में गर्डल्स की फॉर्म में लगती हैं। तो टोटल 126। एक्सियल स्केलेटन 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 हो गए। कितने बताइए? 206। तो 206 अस्थियों का आपका पूरा हिसाब है, एक ऊपर से एक काउंटिंग है, जिससे आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर बोन्स हैं। क्लियर? तो एंडोस्केलेटन का ये आपको सिस्टम समझ में आया होगा। नंबर आपको याद करने की चीज़ है, यहाँ पर आपको जो याद करना है वो क्या है? नंबर। जैसे स्कल में कितने बताइए? खोपड़ी में 29। चेस्ट बोन कौन सी है बताइए? स्टर्नम है। आपके पसलियों की संख्या, रिब्स का नंबर कितना है? 24 है। बच्चे में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 33। एडल्ट में कितनी होती है? 26। आपके एक हाथ में कितनी बोन्स है? 30। दोनों में कितने हो गए? 60। क्लियर? गर्डल्स कितनी है? 6 हैं।
तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम इनमें से एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्कल बोन्स की। स्कल का मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में 29 बोन्स, अगला एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा पूरा स्लाइड पर। स्कल में 29 बोन्स है। 29 में देखिए, खोपड़ी का मतलब है गर्दन से ऊपर वाला पार्ट, गर्दन से लेकर ऊपर का जो भी पार्ट है उसको हम स्कल में इंक्लूड कर रहे हैं। स्कल में सबसे पहले आप देखोगे चेहरे की अस्थियाँ, जो फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स का जो नंबर है वो 14 है। देखिए F4 फेस और F4 14, चैपोर चेहरा, चैपोर 14, इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स में आप देखोगे कपाट अस्थियाँ इनको कहते हैं, करोटी की अस्थियाँ कहते हैं। इनका नंबर टोटल 8 है। दोस्तों ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, इन 8 क्रेनियल बोन्स के नीचे क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, इनके नीचे सुरक्षित रहता है। क्लियर। इसके बाद जब आप बात करोगे कर्ण अस्थियाँ, ईयर बोन्स, आपके 2 कान हैं, दोनों कानों में 3-3 बोन्स हैं, टोटल 6 बोन हो गई। तो चेहरे की अस्थियाँ 14, कपाट करोटी की अस्थियाँ 8 और ईयर बोन्स 6। तो ये नंबर हो चुका 28। 28 के बाद हमारा जो कंठ है, हमारा जो लैरिंग्स है, कंठ, उसके अंदर एक बोन पाई जाती है जिसको हम हायोड अपरेटस कहते हैं, हायोड अस्थि। इसको कंठ अस्थि भी बोलते हैं। और ये बॉडी की अकेली इंडिपेंडेंट बोन है, यानी कि बॉडी की अकेली स्वतंत्र अस्थि है, जो किसी भी दूसरी बोनी स्ट्रक्चर के साथ, किसी भी दूसरी अस्थिल संरचना के साथ संबंध नहीं बनाती है। अब आप कहोगे सर आपने 22 नंबर भी बताया था, वो कैसे बताया था? कुछ लोग जो कहते हैं कि स्कल में 22 बोन्स हैं, वो दोस्तों कानों की हड्डियाँ 6 और हायोड अपरेटस, इनको स्कल में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये 7 बोन्स को हटा दोगे 29 में से तो कितनी बच जाएगी, 22। दैट्स वाई कुछ लोग कहते हैं कि 22 बोन्स है स्कल में। लेकिन आप सबको पता है कि हमारे कान और हायोड दोनों को सिर वाले पार्ट में, खोपड़ी वाले पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो टोटल हम 29 नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे स्कल में। क्लियर। तो स्कल में कितनी बोन्स हो गई बताइए, 29। फेस पर 14, कपाट की अस्थियाँ 8 क्रेनियल बोन्स, और आपके ईयर बोन्स 6, 3+3 के कॉम्बिनेशन में है। दोनों कानों के अंदर 3-3 है, टोटल हो गए 6। और जो आपके कंठ की अस्थि है उसका नाम है हायोड। क्लियर हुआ भाई। आप आराम से एक एक चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहें और हम धीरे धीरे करके अपनी बातों को आगे बढ़ाते जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और बात पूरी नॉलेज की है, तो नॉलेज में कमी नहीं आनी चाहिए। नॉलेज आपको पूरा वही प्रोवाइड कराऊंगा जैसा मैं हमेशा से प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फेशियल बोन्स के बारे में। जो चेहरे की अस्थियाँ हैं हम उनके बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों फेस पर आपको पता है कितनी बोन्स है, 14 अस्थियाँ हैं फेस पर। अब आप इनके नाम देखिए कैसे याद करोगे। देखिए फेस पर जो बोन है उनमें से हमें याद कौन कौन सी करनी है। सबसे पहली बात देखिए, टोटल अगर बोन्स की बात करोगे तो सबसे पहले आप डायग्राम देख रहे होगे, हमारी जो तालू है, तालू की जो बोन होती है उसका नाम है पैलेटाइन। क्लियर। तालू जिसको हम हमारे माउथ को जब हम खोलते हैं, बक्कल कैविटी को, हमारी मुख गुहा को खोलते हैं, तो जो ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी आप कह सकते हो बक्कल कैविटी, मुख गुहा की जो छत होती है उसको आप क्या कह सकते हो, तालू। तालू की अस्थि क्या कहलाती है, पैलेटाइन। इनका नंबर कितना होता है, 2। आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, पैलेटाइन जो अस्थि है उसको क्या बोलते हैं, तालू की अस्थि। नंबर कितना है इनका, 2। क्लियर। चीक बोन, जो गाल की अस्थि है, चीक बोन, इसका नाम क्या है, जाइगोमैटिक। हमारे दोनों तरफ गाल में एक हड्डी पाई जाती है, तो जाइगोमैटिक बोन्स का नंबर भी कितना है, 2। हमारी जो नोज़ है इसमें 3 टाइप की बोन्स आप देखोगे, 3 टाइप की बोन्स आप देखोगे। सबसे पहले आँख की तरफ से, हमारी आई की तरफ से जब नोज स्टार्ट होती है तो 2 बोन्स यहाँ पर पाई जाती है, नेज़ल बोन जिनको कहते हैं। जब हमारी आँख की तरफ से नीचे की तरफ जब हम नोज़ की ओर जाते हैं तो 2 बोन्स आती है जिनको हम कहते हैं नेज़ल बोन्स। हमारी नोज़ का जो ऊपर का टिप है, मतलब नोज़ का जो स्टार्टिंग टिप है, आगे से लेके जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो नथुने होते हैं, उनके ऊपर जो एक टिप पाया जाता है उसको बोला जाता है वोमर अस्थि। क्या बोलते हैं, वोमर। डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ब्लू कलर में आपको डायग्राम में दिख रही होगी, बीच में एरो आपको दिख रहा होगा, वोमर। ठीक है। तो तालू की अस्थि क्या कहलाती है, पैलेटाइन, इनका नंबर 2 है। गाल की अस्थि कहलाती है जाइगोमैटिक, इनका नंबर भी आपका 2 है। नोज़ की जब बोन्स की बात करोगे तो आँख की तरफ से जब नोज़ स्टार्ट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जब स्टार्ट होती है तो 2 बोन्स आती है जिनको क्या बोलते हैं, नेज़ल बोन। और नीचे की तरफ से जब हम जाते हैं तो नोज़ का जो ऊपर का टिप है उसको क्या बोला जाता है, वोमर अस्थि, वोमर बोन।
और जो हमारे नोस्ट्रिल है, हमारे जो नथुने हैं, जो नेज़ल होल्स हैं, नाक में 2 होल पाए जाते हैं, उनके जस्ट पास में जो बोन है उनका नंबर भी दोनों तरफ 2 है और उनको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर नेज़ल कॉन्काई। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्काई, इनका नंबर भी कितना है? 2 है। अब आपको इनमें से देखिए क्या क्या याद करना है। आप तालू की अस्थि पैलेटाइन याद कर लीजिए, चीक बोन गाल की अस्थि ज़ाइगोमेटिक याद कर लीजिए, और हमारी आँखें जिस बोन में पाई जाती हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लैक्राइमल बोन। हमारी आँखें जिस बोन में पाई जाती है उसका नाम है लैक्राइमल बोन। ठीक है, ये भी नंबर 2 है। 2 आँखें हैं, दोनों आँखें लैक्राइमल बोन की कैविटी में पाई जाती हैं। अब याद करने की और सबसे बात यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे दांत, हमारे टूथ, है ना। और ये जो होते हैं ये जबड़ों में स्थित रहते हैं, जबड़ों के अंदर लोकेटेड रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जॉ बोन्स। तो हमारे जबड़े की अस्थियां भी पाई जाती है, जो कि बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स हैं, शरीर की सबसे मजबूत अस्थियां हैं। तो फेशियल बोन्स में जब आप चलोगे तो दोस्तों 2 जबड़े हमारे, एक अपर जो, एक लोअर जो, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े की जो अस्थि है उसका नाम है मैक्सिला, और ये कितनी पाई जाती है बताइए? 2। ऊपरी जबड़े में 2 बोन्स है जिनका नाम है मैक्सिला, और निचले जबड़े में केवल 1 बोन है जिसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्लियर? ऊपरी जबड़े की अस्थि मैक्सिला और जो लोअर जो है उसकी बोन का नाम क्या है? मैंडिबल। याद एक काम की बात रखनी है कि अपर जो में 2 बोन है तो मैक्सिला 2 पाई जाती है, लेकिन मैंडिबल 1 पाई जाती है। ओके, तो ये फेशियल बोन्स का 14 का आपके पास हिसाब है। तालू की अस्थि पैलेटाइन 2 बोन, चीक बोन गाल की अस्थि ज़ाइगोमेटिक ये भी 2 पाई जाती है। ऊपर की तरफ से जब आँखों की तरफ से हम नोज़ की तरफ चलते हैं तो 2 नेज़ल बोन आती है। क्लियर? नोज़ का जो ऊपर का टिप है वो एक बोमर बोन का बना होता है, और जो हमारे नेज़ल होल है, जो हमारे नाक के छिद्र हैं, नासा छिद्र, इनके पास वाली जो अस्थि है उसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का, ये भी 2 पाए जाते हैं। हमारी आइज़ जिस बोन की कैविटी में सिचुएटेड रहती हैं उन्हें लैक्राइमल बोन कहते हैं। ऊपरी जबड़े में 2 मैक्सिला बोन पाई जाती है और लोअर जोन में 1 मैंडिबल बोन पाई जाती है। तो ये 14 बोन का आपके पास हिसाब कंप्लीट हुआ। फेशियल बोन आपको समझ में आई होगी, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? हम एक एक चीज़ को डायग्राम से समझते हुए चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, जो बात समझ में एक बार में नहीं आई है उसको वीडियो को रिपीट करेंगे और आराम से समझेंगे। क्लियर भाई? समझ में आ रहा है सबको? शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी मेहनत हमको घर आकर फील करा दे कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम जो अच्छा कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स के बारे में। कपालीय अस्थियाँ भी कहते हैं इनको, करोटी या कपाल की अस्थियाँ। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है इनके नीचे प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, और कपाट की अस्थियाँ कितनी हैं? 8। एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो 8 अस्थियाँ हैं इनके बीच में बिल्कुल भी गति नहीं होती है, इनके बीच में बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इनके बीच में इमोबाइल जॉइंट है, इनके बीच में अचल संधि है। अचल संधि का मतलब इमोबाइल जॉइंट। आगे जॉइंट्स पढ़ाऊँगा तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल के लिए याद रखिए इनके बीच में बिल्कुल भी मोशन नहीं होती है, बहुत हार्ड एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कपाल, करोटी। क्लियर? देखिए कपाल की अस्थियों की अगर बात करते हो तो जब हमारे हेड की आप बात करते हो तो सबसे पहले, जिसको आप ललाट कहते हो, सबसे पहले एकदम फ्रंट में, हेड के फ्रंट में आपको येलो कलर के अंदर एक बोन दिख रही होगी। क्लियर? हेड के फ्रंट में आपको जो बोन दिख रही होगी उसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। नाम ही क्या है उसका? फ्रंटल। क्लियर? तो फ्रंटल बोन का नंबर कितना है हमारे अंदर? 1 है। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से मैं बता देता हूँ कि देखिए हमारे जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं, 8 क्रेनियल बोन्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप की हैं। एक है फ्रंटल, दूसरा है स्फिनोइड बोन, तीसरा है एथमोइड बोन, नंबर 4 है ओसिपिटल जो पीछे पीछे पाई जाती है, इसके बाद है पैराइटल और टेम्पोरल। ठीक है, 6 टाइप की बोन्स हैं, नंबर टोटल 8 है। अब देखिए कौन कौन सी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फ्रंटल जो आगे ही आगे होती है और ओसिपिटल जो पीछे पीछे होती है, ये 2 आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? जो क्रेनियल बोन्स हैं उनमें सबसे आगे ही आगे फ्रंटल होती है, सबसे पीछे ओसिपिटल होती है। बाकी की सिचुएशन आपसे पूछ नहीं सकता। ओके, दूसरी होती है स्फिनोइड, एथमोइड, पैराइटल और टेम्पोरल। अब आप कैसे याद रखोगे? पैराइटल और जो टेम्पोरल बोन्स हैं, पैराइटल और टेम्पोरल, टेम्पोरल जो होती है वो कान के ऊपर होती है, तो दोनों कानों के ऊपर होती है इसलिए इनका नंबर 2 है। और टेम्पोरल के जस्ट ऊपर दोनों साइड 2 पैराइटल बोन्स होती हैं, यानी कि हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं इनमें पैराइटल और टेम्पोरल उनका नंबर 2-2 है, बाकी सारी बोन्स 1-1 हैं।
क्लियर, जिनमें फ्रंटल सबसे आगे है और ओसिपिटल सबसे पीछे है। तो क्रेनियल बोन्स का हिसाब आप सबका क्लियर हुआ होगा। ओके भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईयर बोन्स, कर्ण अस्थियां। देखिए कर्ण अस्थियों को जब आप पढ़ोगे तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो कान है, कान का जो बाहर से विजिबल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पिन्ना। पिन्ना मतलब उसको कहते हैं हम कर्ण पल्लव, वो कान का पार्ट नहीं है। क्लियर, ये हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब जिसका अभी कोई रोल नहीं है और जिसके बारे में अनुमान है, गैस है कि वो आगे चल के फ्यूचर में एब्सेंट हो जाएंगे। तो जो भविष्य का मानव है होमो फ्यूचरलिस, भविष्य का जो मानव आएगा उसका नाम क्या रहेगा, होमो फ्यूचरलिस। ऐसा गैस है कि होमो फ्यूचरलिस के अंदर जो कर्ण पल्लव है पिन्ना वो नहीं रहेगा। क्लियर, कान जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए जो बाहर से जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप कभी पकड़ते हो या जिसमें आप अपने जो सनग्लास होते हैं उनका स्टैंड लगाते हो, वो पिन्ना है जिसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। देखिए याद रखना है कि जो आपकी कर्ण अस्थियां हैं वो कान के कौन से भाग में पाई जाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए कान के 3 पार्ट हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो ये आपको याद रखना है कि जो कान में 3 ईयर बोन्स होती हैं, ये तीनों की तीनों बोन्स मिडिल ईयर में होती है, मध्य कर्ण में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि जो ईयर बोन्स है वो कान के कौन से पार्ट में होती है, मिडिल ईयर में। क्लियर, अच्छा बाहर से अंदर जाते हो तो इनका ऑर्डर क्या आता है, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले मेलियस आती है। जब आप आउटर ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ जाते हो तो सबसे पहले कौन आती है, मेलियस आती है। क्लियर, इसके बाद क्या आती है, इनकस, और सबसे लास्ट में क्या आती है, स्टेपीज। स्टेपीज बॉडी की सबसे छोटी बोन है। क्लियर, सबसे छोटी बोन है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, जिसकी लेंथ लगभग 3 mm है, 3 mm के बराबर लेंथ है। अच्छा, जब आप ईयर बोन्स की बात करते हो तो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हैमर अस्थि किसको बोला जाता है, तो जो मेलियस बोन है इसकी शेप हथौड़े के जैसी है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। हैमर बोन की शेप हथौड़े के जैसी है, हैमर के जैसी है मेलियस बोन, दैट्स वाई मेलियस को हैमर अस्थि कहते हैं। क्लियर, जो आपकी इनकस है इसको एनविल बोन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एनविल, क्योंकि ये छेनी की तरह होती है। इसको क्या बोलते हैं, एनविल, एनविल बोन। क्लियर, इनकस बोन को एनविल बोला जाता है। और जो स्टेपीज होती है इसको स्टिरप बोन कहते हैं, STIRRUF। तो इनके जो अदर नेम्स हैं, सब नेम्स हैं, उपनाम है, इनको भी याद रखिएगा। मेलियस को क्या बोलते हैं, हैमर, इनकस को बोलते हैं एनविल बोन, और स्टेपस को क्या बोलते हैं, स्टिरप बोन। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। तो ये हमारा हुआ एक्सियल स्केलेटन का स्कल वाला पार्ट। खोपड़ी वाले पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। खोपड़ी वाले पार्ट में हमने फेशियल बोन्स को पढ़ लिया है, हमने क्रेनियल बोन्स को पढ़ लिया है, और हमने ईयर बोन्स को भी पढ़ लिया है। रही बात हायोड अपरेटस की, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके कंठ क्षेत्र में, आपके लैरिंजियल एरिया में पाया जाता है। और जो हायोड है वो बॉडी की अकेली ऐसी बोन है जो इंडिपेंडेंट है। क्लियर, हायोड का जो कनेक्शन है वो आपके टंग से होता है, आपके जीभ से होता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक तो पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए और आराम से नोट्स बनाइए। जो स्क्रीनशॉट है उनके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, और जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनकी डायग्राम्स आपको स्क्रीन पर शो होते जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में। देखिए हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब पसलियों के 12 जोड़ी पाए जाते हैं। पसलियों का काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रिब्स जो हैं, आप देखोगे हमारी बॉडी में कि रिब्स पीछे की तरफ, बैक साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। क्लियर, जितनी भी मसल्स है 12 जोड़ी, ये सब की सब पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई हैं, बताइए। ये जुड़ी हुई हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। और रीढ़ की हड्डी से चलते हुए ये ऊपर की साइड, फ्रंटल जो साइड है, इसमें आपके स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। क्लियर, इसका मतलब ये रीढ़ की हड्डी से चलती हैं और स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। स्टर्नम से जुड़कर जब ये रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम के बीच में जॉइंट बनाती है तो बीच में एक होलो स्पेस, एक विसरल स्पेस, एक खोखला स्थान बन जाता है। क्लियर, तो ये पूरा जो नेटवर्क है हम इसको रिब केज, इसको पसली पंजर, इसको रिब केज, रिब यानी पसली, केज यानी पिंजरा। क्लियर, इसको हम रिब केज या पसली पंजर कहते हैं। और ये क्यों बना हुआ था हमारी बॉडी में, इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि इस रिब केज में हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो पसलियों का काम क्या है, हमारे हृदय को, हार्ट को और हमारे फेफड़ों को, लंग्स को सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर, पसलियां कितने जोड़ी हैं, 12 जोड़ी। अब ये 12 जोड़ी में से स्टार्टिंग के जो 7 पेयर है,
प्रारंभिक जो 7 जोड़ी पसलियां हैं ये पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है और ऊपर की ओर स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। क्लियर। इन्हें ट्रू रिब्स, इन्हें सत्य पसलियां, इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। क्लियर। कौन कौन सा बताइए, 1 से लेकर 7 पेयर तक, मतलब शुरुआती इनिशियली जो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां कहते हैं। टोटल नंबर कितना हो गया बताइए, 14 ठीक है। अच्छा, 8th 9th और 10th जो पेयर है, 8वां 9वां और 10वां जो जोड़ा है रिब्स का, वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ता। नीचे की तरफ से तो जितनी 12 जोड़ी है वो सब वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है, लेकिन ऊपर की ओर ओनली जो स्टार्टिंग की 7 पेयर है वही स्टर्नम से जुड़ती है। 8th 9th और 10th जो पेयर है रिब्स का, वो स्टर्नम से कनेक्ट ना होकर वो कनेक्ट होता है 7 पेयर ऑफ रिब्स के साथ। यानी कि 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी जो रिब्स हैं, 10वीं जोड़ी, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी जो पसलियां हैं, वो 7वीं जोड़ी पसलियों से ऊपर की तरफ जुड़ी रहती है। इसलिए उन्हें फॉल्स रिब्स, उन्हें असत्य पसलियां, है ना, या फिर उन्हें स्यूडो, उन्हें कूट या आभासी पसलियां कहते हैं। कूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नकली, कूट या आभासी पसलियां, फॉल्स रिब्स उनको बोला जाता है। क्लियर। अभी 10 जोड़ी हो गई। 11th और 12th जोड़ी जो पेयर है, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पेयर है, वो पीछे की तरफ तो वही वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, लेकिन ऊपर की तरफ ये फ्री रहता है। फ्री का मतलब किसी से नहीं जुड़ता। दैट्स वाई इन्हें मुक्त, मुक्त का मतलब क्या होता है, फ्री, इन्हें मुक्त या पलावी, पलावी का मतलब होता है तैरने वाली, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब तैरती रहती हैं पेट के अंदर, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो टोटल जो 12 जोड़ी हैं, इनमें से स्टार्टिंग 7 पेयर को ट्रू रिब्स यानी कि सत्य पसलियां, वास्तविक पसलियां, 8वां 9वां और 10वां जो पेयर है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्यूडो रिब्स या फॉल्स रिब्स, कूट या आभासी पसलियां। और जो 11-12 पेयर है उसको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, मुक्त या पलावी पसलियां कहते हैं। क्लियर हुआ भाई। तो पसलियों के बारे में भी आपने डायग्राम में देखा होगा कि किस तरह से पूरा डायग्राम आपका कनेक्टेड है। पूरा डायग्राम आपको समझाता है कि कौन सी ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं और कौन सी फ्लोटिंग हैं। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक। चलिए अब हम धीरे धीरे करके बाकी सारी बातों को भी पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी के बारे में। देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो ब्रेन का जो बेस है, ब्रेन का जो आधार है वहाँ से स्टार्ट होती है। हमारा जो ब्रेन है उसके आधार में एक छिद्र होता है, एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन। क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, फोरामेन। फोरामेन जो होल है इसको हिंदी में महारंध्र कहते हैं। ये एक बड़ा होल होता है। क्लियर। इस होल से आपकी वर्टिब्रल कॉलम निकलती है, रीढ़ की हड्डी निकलती है। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या है, देखिए रीढ़ की हड्डी आपके नेक से, गर्दन से स्टार्ट होती है और आपके नेवल तक, आपके कमर तक जाती है। बॉडी को एक खड़ी अवस्था, एक स्टैंडिंग पोस्चर्स प्रोवाइड करती है। आप जब झुकते मुड़ते हो तो उसमें आपकी हेल्प करती है। और एक खास काम, हमारे नर्वस सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है, हमारे तंत्रिका तंत्र में एक संरचना है जिसको हम मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर। जो कि आपके ब्रेन से लेकर आपके कमर तक जाती है। तो ये याद रखना है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है, रीढ़ की हड्डी से अंदर होकर गुजरता है। यानी कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, रीढ़ की हड्डी में कुल 33 बोन्स बच्चे में और 26 बोन्स हमारे एडल्ट में पाई जाती है, वयस्क में पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक जो अस्थि होती है उसको वर्टिब्री, क्या बोलते हैं, कशेरुका, वर्टिब्री। क्लियर। स्पेलिंग आपको दिख रही होगी बोर्ड पर, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, कशेरुका। क्लियर। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गर्दन में स्टार्टिंग में 7 आपके वर्टिब्रीज होती हैं जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज, ग्रीवा कशेरुकाए कहते हैं। क्लियर। अब इन सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो होती है गर्दन से स्टार्ट होती है, इनको हम C1 से C7, मतलब सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 7, C1 से C7 भी कहते हैं। इनमें जो फर्स्ट है उसका नाम है एटलस। फर्स्ट का नाम क्या है बताइए, एटलस है। और सेकंड का नाम क्या है, एक्सिस। ये 2 नाम स्पेशली याद रखने हैं। जो प्रथम कशेरुका है, फर्स्ट वर्टिब्री, उसको क्या बोलते हैं, एटलस। और जो सेकंड वर्टिब्री है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्लियर। सर्वाइकल वर्टिब्रीज के बाद हम आते हैं चेस्ट वाले पार्ट में। और चेस्ट वाले पार्ट में 12 आपके क्या पाई जाती हैं, वर्टिब्रीज पाई जाती है। ये 12 वर्टिब्रीज से ही आपकी 12 रिब्स निकलती है। जो वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं, जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं, इन्हीं से आपकी 12 रिब्स, 12 पसलियां निकलती है, जिनको हम T1 से T2 T12 तक काउंट करते हैं।
थर्ड नंबर पर आता है आपका कमर वाला पार्ट, जिसको हम लंबर वर्टिब्रीज, कटी कशेरुकाएं कहते हैं। इनको L1 से L5 हम पढ़ते हैं। ये याद रखना है कि लंबर कशेरुकाएं सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करती हैं, यानी सबसे लंबी कशेरुकाएं कौन सी हैं? कटी कशेरुकाएं। क्लियर। अब आप नंबर टोटल देखोगे तो 12 और 7 19 और 5 24 हो चुका। 25th नंबर पर हमारे अंदर है सैक्रम या त्रिक कशेरुका, 25th पर। क्लियर। 25वीं कशेरुका का नाम क्या है? सैक्रम या त्रिक कशेरुका। ये बच्चे में 5 हुआ करती थी, जो फ्यूज होकर हमारे अंदर एक बन गई है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं साइड में 5 फ्यूज्ड। ठीक है। कॉकिक्स, कॉकिक्स को क्या बोलते हैं? पुच्छ कशेरुका। कॉकिक्स या पुच्छ कशेरुका वो वर्टिब्री है जो सबसे लास्ट में पाई जाती है, और ये वर्टिब्री बच्चे में 4 हुआ करती हैं। ठीक है, ये जो 4 वर्टिब्रीज हैं ये एक बना लेती है हमारे अंदर, और इन्हीं से बंदर में पूंछ निकला करती है। जो बंदर में पोस्ट एनल टेल होती है, बंदर में जो गुदाद्वार के ऊपर जो पूंछ होती है, वो कॉकिक्स वाली जो वर्टिब्री है यहीं से निकला करती है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो 26 बोन्स हैं हमारे अंदर, और जो 33 बोन्स है बच्चे के अंदर, उनका नंबर भी आपको पता होगा कैसे, कि बच्चे में सैक्रम और कॉकिक्स ये 5 और 4 9 हुआ करती थी। हमारे अंदर ये कितनी है? ओनली 1 1 2 है। तो 9 में से आप 2 को घटाओगे, बताइए कितना बच गया? 7। तो देखिए डिफरेंस भी 7 का है। 26 और 33 कितने का डिफरेंस है बताइए? 7 का। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ बताइए? कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे, ये एक्सियल स्केलेटन आपका कंप्लीट है, अक्षीय कंकाल कंप्लीट है। आगे हम उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन की बातें कंप्लीट करेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल आपको पता है हमारा फोरलिम्ब, अग्रपाद यानी कि हाथ, पश्चपाद हिंडलिम्ब यानी कि पैर, और मेखलाएं, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है। फोरलिम्ब अग्रपाद सबसे पहले पढ़ेंगे। फोरलिम्ब आपके 2 हैं, इनको हम हाथ कहते हैं, जिनमें दोनों में 30 बोन्स हैं, 30 अस्थियाँ हैं। सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो आर्म बोन है, भुजा अस्थि, ऊपर ही ऊपर आप देखोगे, जो आपके शोल्डर से, आपके कंधे से स्टार्ट होकर और आपके कोहनी तक, आपके एल्बो तक आती है, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि है, आपके फोर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट आपकी बोन है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो कोहनी है, एल्बो, यहाँ पर ओनली जॉइंट है, यहाँ पर कोई अलग से बोन नहीं है। जब आप कोहनी से लेकर आपकी कलाई तक, रिस्ट तक आते हो, तो कोहनी से एल्बो टू रिस्ट, कोहनी से कलाई तक आपको 2 बोन्स मिलेंगी, जिनका नाम है रेडियस और अल्ना। आपको डायग्राम में दिख रही होंगी कौन सी रेडियस है, कौन सी अल्ना है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिस्ट बोन, कलाई की अस्थियाँ। कलाई की अस्थियाँ टोटल 8 हैं दोस्तों। एक ग्रिप बनाती हैं, एक तरफ से 4 होती है, पीछे की तरफ से 4 होती है, और ये ग्रिप बनाती है। क्लियर। इनको कलाई की अस्थियाँ रिस्ट बोन्स कहते हैं। इनका नंबर कितना है? 8। क्या बोला जाता है इनको? कार्पल्स। कलाई से जब आप चलते हो तो आप देखोगे कि आपकी कलाई से आपकी चारों फिंगर्स की तरफ और थंब की तरफ 5 बोन्स निकलती है। ये 5 बोन्स को हम पाम बोन्स, हथेली की अस्थियाँ कहते हैं। इनको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताइए? मेटाकार्पल्स। और जो आपके अंगुलास्थियाँ हैं, जिनको हम फेलिंजेस कहते हैं, अंगुलास्थियाँ, इनका नंबर 14 है। जब हम काउंट करते हैं, आपको पता है हम उंगलियों में काउंट करते हैं, तो हम 15 काउंट करते हैं। याद रखना, ये 15 नहीं है, ये 14 है। आपकी प्रत्येक फिंगर में, आपकी प्रत्येक उंगली में 3 फेलेंजेस हैं। फेलेंजेस मतलब अंगुलास्थि। तो आपके 4 फिंगर है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 तो हो गई आपके फिंगर्स में। और आपका जो थंब है, जो आपका अंगूठा है, इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? थंब के अंदर आपके 2 बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि टोटल 12 और 2 14, यानी कि आपके फेलेंजेस, अंगुलास्थियों की संख्या कितनी है बताइए? 14 है। तो आपका टोटल नंबर जो 30 बोन्स का आप देखोगे, एक ह्यूमरस, इसके बाद रेडियस और अल्ना, 2 ये हो गई, टोटल 3 हो गया। इसके बाद कार्पल्स 8 ऐड हुई, हो गए 11। 11 के बाद 5 मेटाकार्पल्स ऐड हुई, हो गए 16। 16 के बाद 14 14 अंगुलास्थियाँ ऐड हो गई, हो गया 30। तो ये आपका अग्रपाद की अस्थियाँ हैं, जिनका नंबर टोटल 30 है। क्लियर। दोनों फोरलिम्ब को, दोनों अग्रपादों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है भाई। अब पश्चपाद की तरफ चलते हैं। पश्चपाद में आप देखोगे वही पहले की तरह, वही 30 बोन्स हैं। पश्चपाद में ऊपर की तरफ से आप जो कमर है, वहाँ से हम पैर की तरफ चलते हैं, तो पश्चपाद में ऊपर ही ऊपर देखोगे थाई बोन, जिसको हम जांघ की अस्थि कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसको उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं फीमर। फीमर बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है,
जो बॉडी की टोटल हाइट का लगभग 1/4 होती है, बॉडी की कुल लंबाई का लगभग 1/4 होती है। और ऑन एन एवरेज अगर बात करो तो 45 टू 48 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ। फीमर से नीचे चलोगे, आप चलोगे घुटने पर, तो हाथ में जब आप देखते हो तो हाथ में आपके कोहनी पर, एल्बो पर कोई बोन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर घुटने पर एक बोन है जो कि एक कैप के जैसी होती है, टोपी के जैसी होती है, जिसको हम नी बोन पटेला के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो घुटने की अस्थि है नी बोन, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, उसका नाम क्या है, पटेला। जब आप घुटने से लेकर जब आप हील की तरफ, आप एडी की तरफ जाते हो, तो आपको 2 बोन्स मिलती हैं जिनका नाम है टीबिया और फिबुला। टोटल 4 बोन्स हो चुकी, एक फीमर हो चुकी, थाई बोन, उसके बाद नी बोन पटेला, उसके बाद 2 बोन्स हो चुकी है टीबिया फिबुला, टोटल 4 कंप्लीट। क्लियर। जब आप हील बोन्स पर जाते हो, जिनको आप एडी की अस्थियाँ कहते हो, और एडी की अस्थियों में ही जो बोन आती है वो आती है एंकल बोन, टखने की अस्थियाँ। हमारे पैर में एक उठा हुआ हिस्सा होता है एंकल, उसको क्या बोलते हैं, टखना। तो टखने की जो बोन है या फिर जो हील बोन्स है, इनका नंबर 7 है। इनको हम टार्सल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सल्स। यानी कि ये उसी तरह जैसे हमारे हाथ में रिस्ट होती है, कलाई होती है, ऐसे पैर में क्या होती है, एडी। वहाँ पर 8 बोन थी, यहाँ पर कितनी बोन रह गई है, 7। क्यों? क्योंकि दोस्तों टोटल नंबर 30 है, लेकिन घुटने पर नी बोन एक पटेला, वो क्या हो गई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा थी। वहाँ एल्बो पर, कोहनी पर कोई बोन नहीं थी, लेकिन जो पैर है आपका, हिंड लिम्ब है, इसमें आपके नी पर, घुटने पर पटेला बोन है। दैट्स वाई टार्सल्स में एक बोन कम हो चुकी, तो 7 है टार्सल्स। क्लियर। 4 और 7 कितनी हो गई बताइए, 11। 11 के बाद जो पैर का पंजा है, ठीक है, इसमें मेटा टार्सल्स कहते हैं, 5 बोन्स हैं। क्लियर। 11 और 5 वही हो गया मामला अगेन 16, और 16 के बाद जो आपकी फेलेंजेस हैं, जो अंगुलास्थियाँ हैं पैर में, उनका नंबर भी कितना है, 14। तो आप टोटल काउंट करिए, थाई बोन 1, पटेला 1 हो गए 2, उसके बाद आपके घुटने से लेकर एड़ी तक, नी से लेकर हील तक 2 बोन से टीबिया फिबुला, टोटल हो गए 4। इनमें टार्सल्स को ऐड किया 7, हो गए 11। 11 में 5 मेटाटार्सल्स ऐड की, हो गए 16, और 16 में 14 फेलेंजेस को ऐड किया, टोटल हो गए 30। तो ये हमारा पूरा हिसाब हो चुका 30 बोन्स जो आपके 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब के अंदर थी। ठीक है भाई। अब चलिए, अब हम देखा जाए, हम 200 बोन्स का हिसाब कर चुके हैं, 80 एक्सियल बोन्स पढ़ चुके, और 120 आपके 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब, आपके अग्रपाद और पश्चपाद में 120 हड्डियाँ थी टोटल। क्लियर। 120 बोन्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। 120 और 80 हो गए 200। अब बात चल रही है 6 बोन्स कहाँ पर है। मैंने आपको बोला था गर्डल्स, मेखलाएँ। मेखलाएँ वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके हाथ और पैर को, आपके 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से, अक्षीय कंकाल से जोड़ती हैं। चलिए मेखलाओं की बात करते हैं। मेखला 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। अंश मेखला क्या है? अंश दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, और अंश का मतलब होता है कंधा। क्लियर। तो जनरली ये शोल्डर का जॉइंट है, कंधे का जॉइंट है। आप देखोगे बोर्ड की स्लाइड में, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल और ह्यूमरस के बीच की संधि। क्लियर। ये आपके टोटल 4 बोन्स हैं अंश मेखला में, जिसमें से 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड होती है। दोनों तरफ बोन सेम है, तो इनके नाम हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बोन है स्कैपुला। स्कैपुला एक नुकीली अस्थि है, एक त्रिकोणाकार अस्थि, एक ट्रायंगुलर बोन है। नुकीली होने की वजह से इसको शोल्डर ब्लेड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लेड आपको पता है, पत्ती को बोलते हैं, नुकीली होती है। तो आपसे पूछा जाए शोल्डर ब्लेड किसको बोला जाता है, स्कैपुला बोन। इनका नंबर कितना है, 2, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। स्कैपुला के बाद जो दूसरी बोन है, जिसको हम कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉलर होती है वो क्लेविकल के ऊपर रखी होती है। क्लियर। ये आपकी गर्दन की साइड पाई जाती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, सुंदरता की अस्थि भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन जो होती है, जिन बच्चों में चेस्ट अच्छे से डेवलप होती है, उनमें कॉलर बोन के ऊपर कॉलर आती है। दैट्स वाई लुक जो होता है वो अच्छा आता है बॉडी का। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनकी जो कॉलर होती है कपड़ों की, शर्ट की, टी शर्ट की, वो जनरली कॉलर बोन से नीचे जाती है। क्लियर। कॉलर बोन से नीचे जाने के कारण इनके गले में कॉलर बोन विजिबल होती है, गले में कॉलर बोन दिखती है, जो इनको कमज़ोर होने का, इनकी वीकनेस को शो करती है। क्लियर। इसके अलावा छोटे बच्चों में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्लेविकल बहुत सॉफ्ट होती है, उस समय बच्चों की गर्दन अगर कहीं पर भी झटका पकड़ ले, तो ऐसी कंडीशन में उनकी कॉलर बोन डिसलोकेट हो जाती है। कॉलर बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, तो उसको हंसली की समस्या कहते हैं, हंसली उतर जाना कहते हैं बचपन में। तो याद रखिएगा, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या हंसली किसको बोलते हैं, क्लेविकल को।
तो स्कैपुला बोन भी हमारी बॉडी में 2 हैं और क्लेविकल भी हमारी बॉडी में 2 हैं। टोटल कितनी बोन्स हो गई बताइए? 4। तो अंश मेखला में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 4, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। अब बात करते हैं श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल। श्रोणि मेखला दोस्तों आपके किस किस का जॉइंट है? आपकी फीमर का और अक्षीय कंकाल का, मतलब ये कमर का जॉइंट है। एक तो था अग्रपाद, फोरलिम्ब और अक्षीय कंकाल का जॉइंट, एक्सियल स्केलेटन का। और दूसरा जो है पेल्विक गर्डल वो किसका है बताइए? ये है आपके हिंड लिम्ब का, पश्चपाद का। किसके साथ जॉइंट? अक्षीय कंकाल के साथ जॉइंट। यानी कि आप कह सकते हो अग्रपाद का अक्षीय कंकाल के साथ जॉइंट अंश मेखला और पश्चपाद का अक्षीय कंकाल के साथ जॉइंट श्रोणि मेखला। कितनी हड्डियां बच गई है? 2, लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक। दोस्तों ये दोनों जो बोन्स हैं इनको हम कॉक्सल बोन, हिप बोन, कूल्हे की अस्थि के नाम से जानते हैं। इनको कमर की अस्थि भी कहते हैं। और ये जनरली एक बोन नहीं होकर ये छोटी छोटी 3 बोन से बनी होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को तीनों को मिलाकर हम एक बोन काउंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन या हिप बोन। राइट साइड में एक होती है और लेफ्ट साइड में एक होती है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 2। क्लियर भाई? तो ये हमारा 206 बोन्स का हिसाब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए अब हम समझते हैं 2 चीज़ें, बोन और कार्टिलेज। देखिए अस्थि और उपास्थियाँ। देखिए हमारी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है, दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। एक होती है अस्थि, दूसरी होती है उपास्थि। हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए अस्थि जो होती है, इसकी अस्थि की अगर बात करोगे तो अस्थियाँ कठोर होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज है वो क्या होती है? थोड़ी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। अस्थियाँ कठोर होती हैं, उपास्थियाँ क्या होती है? मुलायम। जो हड्डियाँ होती हैं इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अस्थियों की सेल्स को क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। और जो उपास्थियों की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। याद रखना है, जो अस्थियां जिस सेल की बनी होती है, बोन जिन सेल्स की बनी होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट सेल्स। और जो कार्टिलेज जिन बोन्स की बनी होती है उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। क्लियर? अस्थियां जो होती हैं, बोन्स, इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसको बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता है। तो जो बोन्स हैं वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी के निर्माण में भी हेल्प करती हैं। क्लियर? जबकि कार्टिलेज इसमें हेल्प नहीं करती। देखिए अगर आप बोन्स की बात करते हो तो बोन में ओस्टियोसाइट सेल होती है। तो एक चीज़ और पढ़ सकते हो कि बोन जो होती हैं उनमें ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताइए? ओसिन। जबकि जो कार्टिलेज है उसमें कॉन्ड्रियोसाइट सेल हैं, तो उनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लेंगे, शायद डायग्राम में नहीं होगा तो आप नोट कर लेना कि बोन जो होती है उनके अंदर ओसिन प्रोटीन होती है और जो कार्टिलेज होती है उनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। बोन जो होती हैं इनकी स्टडी को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। भाई सारा मामला ओस्टियोसाइट से लिंक है। ओस्टियोसाइट की वजह से ही ओसिन प्रोटीन है बोन्स में, और ओस्टियोलॉजी इनकी स्टडी को कहते हैं। इसी तरह जो कार्टिलेज है, जो उपास्थि है, उसकी सेल कौन सी है? कॉन्ड्रियोसाइट सेल है। तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल में जो प्रोटीन होगी उसका नाम कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, और इनकी स्टडी को हम क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रियोलॉजी। तो ये बोन और कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस है। क्लियर? कार्टिलेज जो होती है वो लचीली होती है और बोन्स के बीच में, बोन्स को सॉफ्ट बनाने का काम करती है, बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे बॉडी के जॉइंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बॉडी में 2 टाइप के जॉइंट होते हैं। अगली स्लाइड आपको जॉइंट्स की दिख जाएगी पूरी। बॉडी में 2 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। पहले जॉइंट्स हैं मोबाइल जॉइंट्स, जिनको हम बोलते हैं चल संधियाँ। चल संधियाँ जिनमें गति संभव है, जिनमें मोशन पॉसिबल है, जिनमें थोड़ी बहुत गति होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? चल संधियाँ। और जिनमें बिल्कुल गति नहीं होती उन्हें अचल संधियाँ, इमोबाइल जॉइंट्स कहते हैं। इमोबाइल जॉइंट्स का एग्जांपल मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी कि जो हमारे करोटी यानी कपाल की जो अस्थियाँ हैं, जो 8 बोन्स हैं हमारे क्रेनियल बोन्स, क्लियर, इनके बीच में बिल्कुल भी मोशन नहीं होती, तो इनको हम क्या कहते हैं? अचल संधियाँ। एग्जाम्पल समझ में आया? अचल संधि इमोबाइल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? क्रेनियल बोन्स। क्लियर? अब बात करते हैं चल संधि की। चल संधि में 2 टाइप के जॉइंट्स हैं। सबसे पहले हैं कंप्लीट जॉइंट और फिर हैं इनकम्प्लीट जॉइंट, यानी कि पूर्ण संधियाँ और अपूर्ण संधियाँ। दोस्तों पूर्ण संधियाँ वो हैं जिन पर गति बहुत अच्छे से होती है, जिन पे मतलब जिनके बीच में मोशन इतनी होती है कि आप इजीली उनको क्या कर पाते हो? देख पाते हो। और इनकम्प्लीट जो होती हैं, इनके बीच में क्या होता है? गति बहुत कम होती है, मतलब इतनी गति होती है कि आप उसको ईजिली देख नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं आपको अपूर्ण संधियों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अपूर्ण संधियों में 2 एग्जाम्पल हैं।
सबसे पहला है कॉक्सल बोन या हिप बोन्स। आपकी मैंने अभी पढ़ाया था पेल्विक गर्डल जो श्रोणि मेखला है उसमें एक बोन होती है कॉक्सल बोन, और उस कॉक्सल बोन में 3 छोटी छोटी उप अस्थियां हैं जिनका नाम था इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इनके बीच में गति तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट जॉइंट। इसके बाद जो आपकी वर्टिब्रीज हैं, जो आपकी 26 कशेरुकाएं हैं, इनके बीच में गति तो होती है, जब आप झुकते हो मुड़ते हो तो गति तो होती है लेकिन वो गति बहुत कम होती है। तो याद रखना है अचल संधि का एग्जाम्पल था क्रेनियल बोन्स, कपाल की 8 अस्थियां, और अपूर्ण संधि का एग्जाम्पल क्या है, आपकी कॉक्सल बोन, आपकी कूल्हे की अस्थियां, और जो आपकी कशेरुकाएं हैं वर्टिब्रीज। क्लियर, ये दोनों किनके अंदर आती हैं, अपूर्ण संधियों के अंदर। अब हम बात करेंगे कंप्लीट जॉइंट्स की। दोस्तों कंप्लीट जॉइंट में जॉइंट्स के कई टाइप हैं। सबसे पहला जिसमें सबसे ज़्यादा गति होती है जिसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बोन जो होती है वो बॉल के जैसी होती है, दूसरी बोन जो होती है वो सॉकेट के जैसी होती है। दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जो होता है सबसे ज़्यादा मोशन शो करता है, ये सभी दिशाओं में गति कर पाता है। अभी कहाँ कहाँ का जॉइंट है, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जो आपका हाथ का कंधे का जॉइंट है, आपका हाथ कंधे पर जो जॉइंट होता है, शोल्डर का जो जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट है। यानी इस जॉइंट पे आप देखोगे आपके हाथ को आप चारों तरफ घुमा लेते हो, 360 डिग्री पे घुमा लेते हो, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सबसे ज़्यादा मोशन होती है। तो पहला तो आंसर क्या है, कंधे का जॉइंट कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट। इसके अलावा आपका पैर का कमर का जो जॉइंट है, पैर के साथ कमर का जो जॉइंट है, यानी दोनों पैर कमर से जब जुड़ते हैं तो इनका जो जॉइंट है जिसको आप हिप जॉइंट कहते हो, कूल्हे का जॉइंट, ये भी कैसा है बताइए, बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट के 2 एग्जाम्पल हो गए, पहला है कंधे का जॉइंट शोल्डर जॉइंट और दूसरा है हिप जॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अगला जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में एक दिशा में गति होती है। हिंज जॉइंट के 2 एग्जाम्पल है, कोहनी की संधि एल्बो जॉइंट और घुटने की संधि नी जॉइंट। आप देखिए कोहनी को आप ऊपर की तरफ घुमा सकते हो, हाथ को कंधे से टच कर सकते हो लेकिन नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते। इसी तरह घुटने को आप पीछे की तरफ ले जा सकते हो लेकिन घुटने से आप ऊपर की तरफ नहीं मोड़ सकते। तो इसमें यूनिडायरेक्शनल मोशन होती है, एक दिशा में गति होती है। ये कौन सा जॉइंट है बताइए, हिंज जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पर है पाइवट जॉइंट, जिसको हम कहते हैं खूंटी संधि। इसमें हड्डी जो होती है, एक बोन खूंटी के जैसे होती है और दूसरी बोन उसके चारों तरफ गति करती है। तो याद रखना है खूंटी जॉइंट हमारे गर्दन में पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी का नेक के साथ जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट है, खूंटी संधि। खूंटी संधि को यस नो जॉइंट के नाम से कहते हैं। जब हम किसी को हाँ या ना करते हैं तो हम कौन से जॉइंट से करते हैं, पाइवट जॉइंट से करते हैं, खूंटी संधि के साथ करते हैं। क्लियर हुआ भाई। तो हम पूर्ण संधियां पढ़ रहे हैं जिनमें गति बहुत अच्छी होती है। पहले नंबर पर हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा है जो कंधे में पाया जाता है और आपके कमर पर पाया जाता है। दूसरा हिंज जॉइंट है जिसमें एक दिशा में गति होती है, ये आपके कोहनी पर और घुटने पर पाया जाता है। तीसरा जॉइंट पाइवट जॉइंट है, खूंटी जॉइंट है, जो आपके गर्दन में होता है। चौथा जॉइंट है ग्लाइडिंग, इसको विसर्पी संधि या इसको फिसलन संधि कहते हैं। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ये आपको हाथ में मिलेगा, कलाई पर। कलाई की अस्थियों में आप देखोगे, कलाई जब आप कलाई को ऊपर नीचे करते हो तो ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। तो हाथ में कलाई पर मिलेगा और पैर में एडी पर मिलेगा। तो याद रखना है कि फिसलन संधि ग्लाइडिंग जॉइंट आपके हाथ की रिस्ट में, कलाई में और पैर की एडी यानी एंकल में पाया जाता है। अगला जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपके अंगूठे में पाया जाता है। सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है बताइए, अंगूठे में। तो आपको जितने भी जॉइंट्स एनसीईआरटी की बुकलेट्स में हैं, मैं उन जॉइंट्स का पूरा हिसाब दे चुका हूँ। सबसे ज़्यादा गति किस पर होती है, बॉल एंड सॉकेट पर होती है। यस नो जॉइंट किसको बोलते हैं बताइए, पाइवट जॉइंट को बोलते हैं। बोलो याद रखोगे। अब लास्ट में टॉपिक हम लोग बहुत थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो, तो आपसे बात भी क्या करूं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करे जा रहा हूं। क्लियर, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप आराम से रिपीट कर लीजिएगा। अब हम कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, जो आपकी अस्थियां हैं वो एक प्रकार की ठोस संयोजी ऊतक है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो हमारी अस्थियां क्या है, कोशिकाओं का समूह है। और कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव मतलब पूरी बॉडी को जोड़ के रखती हैं। कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विफाइड और एक होता है सॉलिड। लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है ब्लड। ब्लड कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। जबकि हड्डियां कैसी है बताइए, ठोस संयोजी ऊतक। क्लियर। नेक्स्ट बात, अस्थियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, या कह सकते हो कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए दोस्तों, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हमारी जो अस्थियां हैं उनमें वाइट फॉस्फोरस पाया जाता है। वाइट फॉस्फोरस की प्रकृति होती है फ्लोरिसेंट नेचर की। फ्लोरिसेंट का मतलब होता है प्रतिदीप्तिकारी, प्रकाश पड़ने पर चमकता है। ये मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाता हूँ। तो रातों को कई बार जब पूर्णिमा के आसपास की रातें होती हैं तो लाइट पड़ने पर जो ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट है, उसमें पड़ी हुई अस्थियाँ चमकती हैं। इसलिए वाइट फॉस्फोरस के कारण
जो हड्डियाँ चमकती हैं इसको बोला जाता है शमशान की आग, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। ठीक है भाई। हड्डियों की जब आप जांच करते हो तो हड्डियों की दो तरीके की जांच होती है। पहली होती है टूट फूट की या संरचना की जांच, जिसको हम बोलते हैं डैमेज टेस्ट या फिर स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट दो हैं, पहला है एक्सरे, दूसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है। तो अस्थियों की संरचना की जांच, कहीं पर फ्रैक्चर हो जाए, कितना टूटा है, कहाँ टूटा है, इसकी जांच के लिए हम दो जांचें करते हैं, एक तो है एक्सरे और दूसरा है सीटी स्कैन। लेकिन अगर हमें हड्डियों की मजबूती की जांच करनी है, जैसे किसी बच्चे की बोन्स की हमें जांच करनी है कि मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, तो वहाँ पर हम टेस्ट करते हैं बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन का मतलब है हड्डियाँ, मिनरल का मतलब खनिज और डेंसिटी का मतलब घनत्व। क्लियर? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट हम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अस्थि का, अस्थि से जो जॉइंट होता है, बोन का जो जॉइंट है उसके हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे ने बहुत बार पूछा है। अस्थि का, अस्थि से जॉइंट क्या कहलाता है? लिगामेंट। और अस्थि का मांसपेशी से जॉइंट, बोन का मसल के साथ जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अच्छा, शरीर की इंडिपेंडेंट बोन ऑलरेडी बता चुका हूँ, हायोड है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये भी याद रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा कि हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? बताइए। विटामिन डी। क्लियर? विटामिन डी की कमी जब बच्चे में होती है, विटामिन डी की कमी जब बच्चे में होती है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। याद है क्या आपको? बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसको हम ड्राइनेस डिजीज, जिसको हम सूखा रोग, ड्राइनेस, DRYNESS, ड्राइनेस डिजीज या सूखा रोग कहते हैं। और एडल्ट में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ। ऑस्टियोमेल्शिया। ये विटामिन में भी हम पढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा। एडल्ट में विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? ऑस्टियोमेल्शिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, उंगलियों का चटकना। देखिए, कई बार आपको उंगलियां हम चटकाते हैं, आपने देखा होगा, हम उंगलियों को चटकाते हैं, आवाज़ आती है, कुट कुट की आवाज़ आती है, और थोड़ी देर तक, एक बार उंगली को चटकाने के बाद थोड़ी देर तक हम उसे वहाँ से नहीं चटका पाते। ये क्या है? ये है जो जनरली मैं आपको समझाता हूँ, क्रैकिंग ऑफ फिंगर्स, मतलब उंगलियों का चटकना। जब हम उंगलियों को चटकाते हैं तो उंगलियों के जो जॉइंट होते हैं, उंगलियों के बीच में जो बोन्स हैं, जिनको हम फेलेंजेस, अंगुलास्थि कहते हैं, इनके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। कौन सा लिक्विड कहते हैं? साइनोवियल। साइनोवियल लिक्विड में CO2 या नाइट्रोजन गैस के, मैक्सिमम तो CO2 ही होती है, CO2 या नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। उसका जो लिक्विड है, उसका जो मैट्रिक्स है, उसमें CO2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं। तो जब हम उंगलियों को चटकाते हैं तो बुलबुले फूट जाते हैं, वो बबल्स फूट जाते हैं, और उनके फूटने की वजह से क्या आता है? हमें साउंड सुनाई देता है। तो जो पॉप साउंड होता है फिंगर्स को क्रैक करने के बाद, वो किसकी वजह से होता है? वो CO2 बबल के फूट जाने की वजह से होता है। थोड़ी देर तक हम दोबारा से उसी फिंगर को उस जगह से नहीं चटका सकते। क्यों? क्योंकि दोबारा से बबल बनने में क्या लगता है? बताइए। टाइम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, एक बार समरी पूरी मैं बता देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था आपके स्केलेटन सिस्टम का, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, अंत्य कंकाल। उसके बाद अंत्य कंकाल को हमने पढ़ा है 206 बोन, 206 बोन्स का हमने पूरा हिसाब लिया, जिसमें से एक्सियल बोन आपके 80 थी और अपेंडिकुलर बोन्स जो थी वो कितनी थी? 120। ठीक है भाई। हमने हाथ, पैर, आपकी रिब्स, पसलियाँ, वर्टिब्रल कॉलम, ईयर बोन्स, आपकी बॉडी के पूरे जॉइंट्स, हमने कंप्लीट स्टडी इस सिस्टम की है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको रिपीट करके पढ़ सकते हो। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो जाते जाते वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी देकर जाइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।